सर आपका पेज दिख रहा था। वो उसमें आता है ना रिकॉर्डिंग पे। चलो। सर आपका वेब कैमरा है। यस। तो अगर कुछ वो रिकॉर्डेड सेशन से कुछ पूछना है तो बता दो। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पहले का स्टेप सर। ठीक है, चलो देखो। जैसे NaOH है, H2SO4 है ना, उस वो दोनों मिलके मुझको देंगे Na2SO4, और फिर मुझे मिलेगा H2O। ठीक है। हाँ सर। अब इसको मुझे बैलेंस करना है। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर सर मेरा सर बीच में सर लैग हो रहा है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टू एन टू नहीं, एच टू हम देख के तो कर सकते सर। हैं कि ये हम इसको इजीली। हाँ। सर कल का क्लास में तो हम कुछ सुन ही नहीं पाए, स्क्रीन नहीं आया था। तो बेटा मैंने जो रिकॉर्डेड दिया था वो क्यों नहीं पढ़ा? मैंने रिकॉर्डेड दिया था ना, किसने किसने रिकॉर्डेड देखा है मेरा? तो उसको देखोगे तो समझ सर में मैंने देखा आएगा। सर। ठीक है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब किसी को इसमें डाउट है? अब किसी को इसमें डाउट है? नहीं, अपना माइक ऑफ करो। अब किसी को इसमें डाउट है? देखो, वैसे तो हम देख के भी इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है? इसका एक नाम है, बताओ क्या नाम है? ये इसको बोलते हैं डबल डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो कि AB के फॉर्म में है, एक रिएक्टेंट है जो कि CD के फॉर्म में है। ये दोनों क्या करेंगे? अपने आयन को एक्सचेंज करेंगे, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहा जाता है। B जो है वो D की जगह पर आएगा और D जो है वो B की जगह पर आएगा, जबकि A और C अपनी जगह फिक्स है। तो जो नए कंपाउंड बनेंगे वो बनेगा A के साथ में D और C के साथ में B। बात समझ में आई सबको कि नहीं? यस सर यस सर। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एक्चुअली देखो क्या हुआ होगा। ये रिएक्शन को अगर हम लोग ब्रेक करें तो एक्चुअली NaOH जो है, NaOH जो है वो ब्रेक किया होगा किसमें बताओ? प्लस और ओ एच Na प्लस और OH माइनस। ठीक है। माइनस। H2SO4 किसमें ब्रेक किया होगा? ट्वाइस ऑफ H प्लस और साथ में SO4 2 माइनस। सही है? ठीक है कि नहीं? हाँ सर। अब देखो क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है। अगर इसके साथ में ये आयन है तो फाइनल प्रोडक्ट में इसके साथ में ये आयन रहेगा और इसके साथ में ये आयन रहेगा। सही है? यस सर। अच्छा सर वो सामने कितने तरह दिक्कत होता है। क्या? ठीक है ना, आयन एक्सचेंज। तो मेरे पास Na प्लस के साथ में SO4 2 माइनस आने वाला है और H प्लस के साथ में OH माइनस आने वाला है। अगर हम H प्लस के साथ में OH माइनस करें तो देखो H प्लस के ऊपर चार्ज कितना है? OH माइनस के ऊपर चार्ज कितना है? तो एक प्लस को एक माइनस चाहिए, एक माइनस को एक प्लस चाहिए। इसका मतलब एक H प्लस को एक OH चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर सही है। यहां पे H प्लस कितने हैं टू है। और यहां पे OH माइनस कितने हैं? वन वन सर।
तो हम इसको अगर 2 बनाएंगे तभी तो ये 2 प्लस के साथ मैच करेगा। यस सर। तो हम इसको टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे 2NaOH, 2Na प्लस और 2OH माइनस। क्लियर है? हाँ सर, अभी से क्लियर है? तो अब मेरे सर, पास, अच्छे नहीं है सर। तो बेटा रिकॉर्डेड देखना और कोई चारा नहीं है। मेरा आवाज आ रहा है? तो जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो भाई रिकॉर्डेड देख ले, और कोई चारा नहीं है ना? तो देखो भाई, यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे 2OH माइनस। अब तो ये दोनों आपस में एक H प्लस एक OH माइनस से रिएक्ट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। चलो अब हम इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखे, 2NaOH लिखे, यस सर। यहाँ पे क्या लिखे, H2SO4 लिखे। यस सर। तो राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। अब है एरो, अब लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो। ये क्या है, 2Na प्लस है। सोचना जरा, SO4 के ऊपर कितना माइनस चार्ज है? 2 माइनस चार्ज है ना? SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज है। तो यहां इसके साथ Na जो है वो कितने, 2 होने चाहिए कि नहीं, तभी तो ये 2 प्लस बनाएगा। हाँ सर। तो अगर हम देखें तो यहां पे 2Na प्लस और यहां पे SO4 2 माइनस जो है वो साथ में मिलके Na2SO4 दे देंगे कि नहीं दे देंगे? बोलो बोलो। हाँ सर। ये जो H प्लस है वो एक OH माइनस के साथ जाएगा। यस सर। हाँ सर। H प्लस जो है वो एक OH माइनस के साथ जाएगा कि नहीं? बोलो। तो क्या बनाएगा, इसको वाटर बनाएगा। इसको क्या लिखते हैं, H प्लस OH माइनस। तो ये H2O बना कि नहीं बना? बोलो। तो यहां पे एक H प्लस एक OH मिलके एक वाटर बनाएगा, तो 2H प्लस 2H OH माइनस मिलके क्या बनाएंगे, 2H2O बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? देखो ये रिएक्शन को जब मैंने इस तरीके से तोड़ के लिखा तो क्या यहां पे रिएक्शन बैलेंस मिल गई मुझे? हाँ सर। देख लो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाँ सर। यस सर। तो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, इंटरनली चार्ज को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो हर बार बैलेंस करने के लिए इतना लंबा चौड़ा अप्रोच तो हम रखेंगे नहीं। तो हमारे पास बैलेंस करने के दो तरीके हैं, बैलेंस करने के हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे कि मान लो NaOH है, H2SO4 है, छोटा सा कोई लेते हैं यार। जैसे कि मान लो ये N2 है, H2 है, NH3। एक है तुम्हारा ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। जिस ट्रायल एंड एरर का मतलब कि तुम यहाँ पे नंबर दे के पुट करके देख सकते हो कि बैलेंस हुआ कि नहीं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 दे दूं तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बात सही है? हाँ सर। तो इसको ट्रायल एंड एरर बोलते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता, हम नंबर पुट करके बस देखते हैं कि क्या हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। दूसरा मेथड है तुम्हारा जो कि तुम डबल डिस्प्लेसमेंट में लगाते हो या आयन एक्सचेंज में लगाते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट या आयन एक्सचेंज में। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम्हारे पास H2SO4 है, NaOH है, ठीक है ना, वो मिलके तुम्हें देंगे Na2SO4 और साथ में वाटर। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें ये करना होता है। लेकिन शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि तुम H2SO4 को ब्रेक करो। अगर तुम H2SO4 को ब्रेक करोगे तो 2H प्लस और SO4 माइनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। तो यहां से टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना मिल रहा है, और यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना मिल रहा है? तो यूनिट चार्ज मानेंगे 2। बात समझ में आई कि नहीं?
तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 2, यहां पे लिख देंगे 2। NaOH का वैसे ही यूनिट चार्ज अगर हम लोग देखें तो Na प्लस और OH माइनस, तो +1 और -1, तो यूनिट चार्ज 1 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, हो गया सर। तो ये लिखेंगे 1, ठीक है। Na2SO4 की बात करें, अब देखो सिंपल सी बात है, Na2SO4 न्यूट्रल है कि नहीं है? हाँ सर, तो हम बार बार टोटल नेगेटिव टोटल पॉजिटिव क्यों देख रहे हैं? या तो केवल नेगेटिव या तो केवल पॉजिटिव देख लें, काम बन जाएगा कि नहीं? होगा सर। तो मुझे पता है कि SO4 मेरे पास एक ही बार है और SO4 के ऊपर -2 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो +2 रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पे यूनिट चार्ज कितना, देखते ही 2 लिख दें कि नहीं लिख दें? यस सर। अभी मैंने तुम्हें ये करके दिखाया। हम H2O को कैसे ब्रेक करेंगे? H प्लस और O में ब्रेक करेंगे कि H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेंगे? एक सेकेंड यार, ये इतना कॉल आता है ना। ओके, हेलो, बोलिए। हाँ, तो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेंगे, तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे H प्लस और OH, एक H2O है तो उसको H प्लस OH माइनस में ब्रेक किया, तो H प्लस से +1, OH माइनस से -1, यहाँ पे 1 आया कि नहीं आया? यहाँ पे 1 आया कि नहीं आया, बोलो। तो हमें बस सिंपली क्या करना होगा, हमें सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, रिएक्टेंट का रिएक्टेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, सही है। हाँ सर। 2 जो है वो इधर आ जाएगा, 1 जो है वो इधर आ जाएगा, सही है। तो देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। हाँ सर, अभी हो गई। तो ये मेथड था। अगर क्लियर है तो बताओ हम आगे बढ़े। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन। तो तुम्हें क्वेश्चन का फ्रंट लाइन पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम किसके ऊपर प्रॉब्लम्स जो है वो सीखेंगे? तो हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? हमारे पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए, सबसे पहली बात एक केमिकल रिएक्शन का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, सही है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। और वो रिएक्शन कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अगर तुम्हें रिएक्शन पता चलती है वो बैलेंस नहीं है तो पहला काम क्या करोगे? उसको बैलेंस करोगे, ठीक है ना। यस, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको ये ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाए कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, बस इतना ही लिखा जाए, तो तुम्हें क्या करना होगा? अगर कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट पढ़ते हो तो जो लिखा हुआ है पहले उसका तुम एक रिएक्शन बनाओगे, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, इसका मतलब लिखोगे N2 रिएक्ट विथ H2, सही है। हाँ सर, सही है। तो तुम्हें पता होना चाहिए इससे क्या बनेगा। तो अगर N2 और H2 रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा अमोनिया, अमोनिया। अभी तुमने केवल रिएक्शन लिखी है, अभी तुमने केवल क्या किया है, रिएक्शन लिखा है। क्या करना बाकी है इसे? तो अब बैलेंस करो। तो जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 लगा दे, यहाँ 2 लगा दे, बैलेंस हो गया कि नहीं? तो कहीं पे अगर तुम्हें स्टेटमेंट गिवन होता है तो पहले उस स्टेटमेंट से तुम्हें रिएक्शन बनाना होगा और उस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, उसके बाद जाके कहीं हम इस पोर्शन पर आ सकते हैं। क्लियर है इतना?
अगर इतना सीख गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि रिएक्शन को पढ़ते कैसे हैं। हाउ डू वी रीड अ रिएक्शन, हाउ डू वी प्रोनाउंस अ रिएक्शन, क्योंकि जो चीज हम पढ़ सही सकते हैं उसी को ही हम अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं। बात समझ में आती है कि नहीं। हाँ सर। अगर तुम हाउस को हुस पढ़ोगे तो हुस की स्पेलिंग गलत लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो तो जो चीज अगर तुम्हें पढ़नी आती है तुम उसको लिख भी सही से सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो ये रिएक्शन लिखता हूं, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, कैसे पढ़ोगे इसको। किसी बैलेंस रिएक्शन को किस तरीके से पढ़ते हैं, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो हम लोग पहले मोल पे बात नहीं करेंगे, जो तुमने बोला वो सही बोला है ना, लेकिन हम लोग पहले मोल पे बात नहीं करेंगे, हम लोग पहले माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल वो लेवल होता है जो हमें दिखता नहीं है ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल वो लेवल होता है जो कि हमें दिखता नहीं है। तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बोलेंगे कि हमारे पास एक्चुअली नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल थे, सही है कि नहीं। जब हमारे पास नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, तब ये आपस में पहले रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास अमोनिया तो बन नहीं जाएगा, यस और नो। जब तुम चाय चाय बनाई है किसी ने चाय, तो तुम पैन के ऊपर पानी, चीनी और चाय की पत्ती डालते ही क्या चाय बन जाती है। उसको रिएक्ट करने का टाइम देते हो कि नहीं देते हो। बॉईल करने के लिए रुकना पड़ता है सर। हाँ, मतलब उसको रिएक्ट करने के लिए टाइम देते हो कि नहीं देते हो। ओके, तो वैसे ही तुम टाइम t इज इक्वल टू जीरो, टाइम t इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि अभी तुमने इन दोनों को मिलाया है। तो मिलाया किस प्रपोर्शन में है कि नाइट्रोजन मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन मेरे पास 3 मॉलिक्यूल है। मैंने इस प्रपोर्शन में दोनों को मिलाया, तो अभी ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो अभी अमोनिया कितना होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। जब ये रिएक्ट कर चुके होंगे, मतलब काफी समय बाद, मतलब टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जब ये रिएक्ट कर चुके होंगे तो हमारे पास अब चाय की पत्ती नहीं बची है, अब मेरे पास चीनी नहीं बची है, अब मेरे पास पानी नहीं बचा है, अब मेरे पास चाय का प्याला बचा है। बात समझ में आई कि नहीं। हाँ सर, चाय हो गया। अब चाय बन गई, मतलब अगर मैं आटे से रोटी बनाऊं तो शुरुआत में मेरे पास आटा रहेगा, रोटी नहीं रहेगी, हाँ कि ना। और रो और जब हाँ, जब मेरे पास पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो मेरे पास आटा नहीं रहेगा, अब रोटी रहेगी, यस और नो। तो ये मेरे पास शुरुआत में रिएक्टेंट था, तो अगर ये दोनों ही खर्च हो जाते हैं तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, यस और नो। यस सर, यस सर। और ये कितना, ये 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ये क्या बनेगा। तो ये जो होता है ना, ये होता है केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बताता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का क्या रेशियो होना चाहिए। तो यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का रेशियो है 1:3:2। बात समझ में आई कि नहीं। यस सर। क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट के 2 रेशियो होंगे और प्रोडक्ट का 1 रेशियो होगा, सही है। यस सर। हाँ सर। तो ये रेशियो कैसे आया, ये रिएक्शन को देखकर 1:3:2। क्लियर है इतना कि नहीं है, बोलो हाँ कि ना। हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मेरे पास नाइट्रोजन 1 पोर्शन है, हाइड्रोजन 3 पोर्शन है, तो प्रोडक्ट हमें 2 पोर्शन मिलेगा, सही है। यस सर। क्लियर है कि नहीं। हाँ सर। ये जो सर रेशियो है सर, ये सर मोल रेशियो है क्या।
ये मोल रेशियो या नंबर रेशियो कह सकते हो, मोल भी तो एक नंबर है ना, मोल क्या एक तरह का नंबर ही तो है, बोलो। हाँ सर। तो मोल या नंबर, या तो मॉलिक्यूल का रेशियो बोल सकते हो या तो मोल का रेशियो बोल सकते हो, बात तो एक ही है ना। हाँ सर। ये मास का रेशियो नहीं है, ध्यान रखना, ये नंबर्स का रेशियो है। और जो चीज नंबर्स के रेशियो में होगी वो मोल के रेशियो में भी हो सकती है, क्योंकि मोल खुद एक नंबर है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। आई सर। ये क्या नहीं है बताओ, ये मास का रेशियो नहीं है। ये किसका रेशियो है? ये नंबर्स का रेशियो है। किसका रेशियो है? नंबर। किसका रेशियो? मोल का रेशियो भी कह सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। देखो कैसे, अगर मुझे इसी को मैक्रोस्कोपिक लेवल में चेंज करना है, ये तो मैंने माइक्रोस्कोपिक लेवल बता दी जहां पे हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में बोलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सही है? हाँ सर। तो अगर हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक बात बताओ जरा मुझे, जो चीज पहले एक मॉलिक्यूल थी, अगर मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दी तो वो कितने मॉलिक्यूल हो गए बताओ? एनी मॉलिक्यूल। Na मॉलिक्यूल हो गया कि नहीं? जो चीज पहले 3 मॉलिक्यूल थी, हाँ सर। अगर मैंने उसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बचा बोलो? 3 Na मॉलिक्यूल। यस, ठीक है ना। जो चीज पहले एक, जो चीज पहले मेरे पास टू मॉलिक्यूल थी, अगर मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 2Na मॉलिक्यूल हो गए कि नहीं हो गई? यस और नो, जल्दी से बोलो। ओके, तो Na मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल होता है, 3Na मॉलिक्यूल का मतलब 3 मोल होगा, 2Na का मतलब 2 मोल होगा, सही है? तो मैं फाइनल फाइनल तुमको कंक्लूजन देता हूं कि अगर कोई तुम्हारे पास रिएक्शन है, अगर कोई तुम्हारे पास मान लो रिएक्शन है, तो कैसे इसको रीड करोगे? रीड करने का तरीका नंबर 1, जो कि है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब वो लेवल जो तुम्हें दिखता नहीं है, क्लियर है इतना? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग मॉलिक्यूल की तरह पढ़ते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 molecule of H2 to give 2 molecule of NH3, सही है कि नहीं? हाँ सर सही। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो रीड करने का तरीका नंबर 2, रीड करने का तरीका नंबर 2, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक व्यू, है ना। मैक्रो का मतलब बड़ा, मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटीज होंगी वो बड़ी क्वांटिटीज होंगी, तो बड़ी क्वांटिटीज का मतलब हम लोग वही चीजें मोल में गिनेंगे। बात समझ में आई सबको? तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ NH3। कोई प्रॉब्लम? ये तरीका भी बढ़िया है, ये तरीका भी बढ़िया है, कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट दोनों में ये ज्यादा है, इसका भी काम पड़ेगा लेकिन ज्यादातर काम आएगा इसका। हमें ये रिएक्शन को मोल के बेसिस पे पढ़ना होगा। अगर इतना हो गया हो, समझ में आ गया हो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। सर रीड नंबर 1 से रीड नंबर 2 बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं जरूरी दोनों है लेकिन इसका यूज ज्यादा आता है। बात समझ में आया? हाँ सर रीड नंबर 2 का जरूरत ज्यादा पड़ता है। हाँ, इसका ज्यादा, हर चीज को हमें मोल के हिसाब से देखना है। सर एक होमवर्क था,
हाँ बोलो। का परसेंटेज निकालिएगा FeSO4 5H2। FeSO4 5H2 है तो क्या हुआ? चलो उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, बीच में नहीं करेंगे। 19.22 आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी इस पे आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? रिएक्शन कैसे पढ़ते हैं वो समझ में आ गया? हाँ सर, चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं, इसमें आते हैं। अब हम लोग एक्चुअली क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस को देखने से पहले हम लोग चाय बनाना सीखेंगे। टी मेकिंग, चाय बनाइए। तो कोई भी चीज बनाने से पहले हमें, हमारे पास क्या होनी चाहिए? उसकी रेसिपी होनी चाहिए। खाने की टेस्ट। नहीं, बनाने से पहले टेस्ट कैसे आ जाएगा? बनाने से पहले रेसिपी होनी चाहिए। बनाओगे कैसे? सही बात है कि नहीं? यस सर। एक बात बताओ, पिज्जा जिसको बनाना नहीं आता वो पिज्जा कैसे बनाएगा जब तक कि उसके पास रेसिपी नहीं होगी? हाँ, हाँ वो मेनू देख के रेसिपी बनाएगा। तो रेसिपी देखो भाई, मुझे तो लाल चाय पसंद है, तो मैं लाल चाय बनाने की विधि बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। 1 कप वाटर ले लेता हूँ। सर वो तो सूख जाता होगा ना 1 कप में। क्या सूख जाता है? सर आप 1 कप लेते हैं। हाँ, 1 कप लेते हैं, अरे चाय तो बचती है ना, पूरा थोड़ी ना सूख जाता है। ठीक है ना? 1 कप वाटर लेते, थोड़ा गर्म करता है। 2 स्पून तुम ले लेते हो, मान लो शुगर शुगर। के, शुगर के कितने स्पून लिए? 2 स्पून 1 और मैंने लिया 1 स्पून चाय की पत्ती। तो मेरे पास 1 कप चाय बन गया कि नहीं बन गया? बोलो। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, तो 1 कप चाय मिल जाएगी। हीट करने का जो साइन होता है ना, वो ये ट्रायंगल होता है। अगर ये ट्रायंगल लगा दिया तो मतलब रिएक्टेंट्स को तुम हीट कर रहे हो। बात समझ में आई? अच्छा, ये तो हो गया तरीका, ये क्या हो गया? रेसिपी। ये क्या हो गया बच्चों? लेकिन रेसिपी एक चीज है, और किचन में मेरे पास क्या क्या सामान अवेलेबल है वो अलग चीज है कि नहीं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे रोटी बनानी तो आती है, लेकिन मैं किचन में जाऊं, देखो आटा तो है ही नहीं। तो किचन में अवेलेबिलिटी अलग चीज है और रेसिपी अलग चीज है। अगर चाय बनानी है तो मुझे ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब मैं किचन में गया, अब मैं कहां पे गया? किचन में गया। तो किचन में गया तो मैंने देखा कि मेरे पास अवेलेबल क्या क्या है। मैंने देखा मेरे पास पूरे किचन में केवल इसका 1 कप वाटर अवेलेबल है, पानी का केवल 1 कप पानी अवेलेबल है। बात समझ में आई? शुगर जो है वो मेरे पास 10 चम्मच है, 10 स्पून शुगर बस है। पूरे किचन में मेरे पास केवल 10 स्पून किचन है, वो शुगर है। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? मैं किचन में गया, मैंने देखा मेरे पास चाय की पत्ती जो है वो केवल 1 स्पून चाय की पत्ती बची हुई है। ठीक है? तो मैंने सॉसपेन में, बताओ मुझे, बताओ कितने कप चाय, कितना मतलब मैं चाय बना सकता हूं मैक्सिमम? 1 कप चाय बना सकता हूं। अच्छा, तो मैंने एक सॉसपेन लिया, तो मैंने एक सॉसपेन लिया, तो सॉसपेन में बताओ मैं पानी कितना डालूं? ये अवेलेबिलिटी है किचन में, ये क्या है? ये अवेलेबिलिटी है। रेसिपी चाहे कुछ भी हो, रेसिपी चाहे कुछ भी हो, हम काम कर पाएंगे हमारे पास सामान कितना अवेलेबल है। बात सही है? तो अपना, अपनी औकात के अनुसार मैंने, बताओ यहां पर कितना पानी डाला इस सॉसपेन के अंदर, बोलो। मैंने चम्मच चीनी कितनी डाली? चीनी मैंने चाय की पत्ती कितनी डाली?
सर। ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, सही है कि नहीं। हाँ सर। तो नेक्स्ट लिखेंगे कंजम्पशन। मेरे पास अवेलेबल क्या था और मैंने क्या क्या कितना यूज किया। तो मेरे पास 1 कप पानी था, मैंने 1 कप पानी पूरा यूज कर लिया कि नहीं। हाँ सर। तो कंजम्पशन, कंजम्पशन हुआ 1 कप पानी का। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना कि ऐड हो जाना। खत्म हो जाना। अगर तुम किचन में जाके 1 kg आटा खत्म कर दोगे तो वो किचन से गायब हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर, गायब हो जाएगा। ओके। शुगर जो है वो कंज्यूम होगा कि प्रोड्यूस होगा। कंज्यूम कितना, कंज्यूम कितना, कंज्यूम 2 स्पून। चाय की पत्ती कंज्यूम होगी कि प्रोड्यूस होगी। यस सर। कितनी। अगर तुमने इन सबको मिला के इस सॉसपेन के अंदर इसको हीट कर दिया, इसको हीट कर दिया, तो तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलेगा, बताओ कितने चाय की प्याले मिलेंगे। 1 कप टी। ये चाय का ये जो 1 कप टी है ये प्रोड्यूस हुआ कि कंज्यूम हुआ। ये प्रोड्यूस हुआ। तो ये तुम्हारा प्रोड्यूस है और ये तुम्हारा प्रोड्यूस है और ये तुम्हारा कंज्यूम है। बात समझ में आई कि नहीं। तो फाइनली टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट में किचन के अंदर क्या क्या बचा हुआ है। तुम्हारे पास शुरुआत में 1 कप पानी था, तुमने 1 कप पानी यूज कर लिया, तो बचाओ, बताओ कितना पानी बचा। ठीक है। तुम्हारे पास शुरुआत में 8 स्पून शुगर के थे, जिसमें से 2 स्पून शुगर के यूज कर लिए, कितना बचा। 8 स्पून बचा कि नहीं। चाय की पत्ती कितनी बची। और क्या बचा। ये तो प्रोड्यूस हुआ है, तो 1 कप टी भी तो रहेगी साथ में तुम्हारे कि नहीं रहेगी, बोलो। ठीक है ना। तो ये तुम चाय अब इंजॉय कर सकते हो। ठीक है ना। और किचन में ये बचा रह जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब बात को समझना, अब बात को समझना। तुम्हारे पास इनिशियली इंग्रेडिएंट क्या क्या थे। वाटर था, शुगर था, टी थी, सही है कि नहीं। इसका मतलब तुम्हारे पास 3 रिएक्टेंट थे। इसका मतलब तुम्हारे पास क्या थे, 3 रिएक्टेंट थे। जो चीज खत्म हो गई फाइनली उसको हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। उसको हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। बात समझ में आई। तो ये भी खत्म हो गया था और ये भी खत्म हो गया था, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब होता है लिमिटेड। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, जो लिमिटेड है, मतलब जो जीरो हो जाएगा। हाँ, जो लिमिटेड है मतलब जो जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई सबको। और जो एक्सेस है, जैसे कि ये जो शुगर था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट हमेशा लास्ट में बचा रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं। एक्सेस रिएक्टेंट हमेशा लास्ट में क्या होगा, बचा रहेगा। तो तुमने ये जो डिसाइड किया कि हम 1 कप चाय बना पाएंगे, वो कौन डिसाइड कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट कर रहा है कि एक्सेस रिएजेंट कर रहा है। लिमिटिंग कर रहा है। क्लियर है इतना कि नहीं।
तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं। तो बेसिकली यहां पे हमने दो फंडे सीखे। पहला फंडा है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, है ना, और दूसरा फंडा है एक्सेस रिएक्टेंट का। कोई प्रॉब्लम दोनों में? लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो क्या होता है? विच इज कंज्यूम्ड इन 100% क्वांटिटी। कोई प्रॉब्लम? जो कि 100% खत्म हो जाए, 100% यूज्ड हो जाए, उसको लिमिटिंग बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। एक्सेस किसको बोलते हैं? विच इज यूज्ड इन लेस देन 100% क्वांटिटी। कोई प्रॉब्लम? विच इज यूज्ड इन लेस देन 100% क्वांटिटी। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं सर। तो मैं फिर से पीछे जाता हूं। बताओ, यहां पे शुरुआत में तुम्हारे पास 3 रिएक्टेंट थे, पानी, चीनी और चाय। इन तीनों में लिमिटिंग कौन था और एक्सेस कौन था? बोलो जल्दी से। ओके, तो पानी और चाय की पत्ती लिमिटिंग थी, और जो शुगर था वो एक्सेस था। क्लियर है इतना? अब हम इसी को अब हम इसी नॉलेज को देखो केमिकल रिएक्शंस में लेकर आते हैं। तो मान लो मुझे अमोनिया बनाना है। समझो कि तुम एक शेफ हो, तुम एक केमिस्ट नहीं हो। तुम एक क्या हो? शेफ। शेफ क्या करता है? शेफ क्या करता है? खाना बनाता है ना। तो तुम मान लो तुम्हें अमोनिया का प्रोडक्शन करना है। तुम्हें मान लो अमोनिया का प्रोडक्शन करना है। तो तुम्हारी रेसिपी जो है वो किसकी हुई? अमोनिया की रेसिपी हुई। यस यस और नो? मतलब मुझे बनाना क्या है? मुझे अमोनिया बनाना है। आज खाने पर मैं क्या बना रहा हूं? अमोनिया बना रहा हूं। तो अमोनिया बनाने के लिए किचन में मेरे पास अमोनिया बनाने के लिए किचन में मेरे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होना चाहिए। सही है कि नहीं? क्लियर है? कौन कितना लगेगा वो भी लिखना पड़। देखो जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 1 किसकी कितनी क्वांटिटी यूज होनी है वो बताई, लेकिन यहां पे तो नहीं बताई। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा क्वांटिटी समझने के लिए। यस और नो? तो बैलेंस करो। तो बैलेंस करने पर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, देखो बैलेंस हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो साइड था ना, ये रेसिपी थी कि भाई इतने इतने क्वांटिटी में मिला के हीट कर दो। तो ये रेसिपी थी। तो अमोनिया बनाने की रेसिपी ये है। बात समझ में आई कि नहीं? अमोनिया बनाने की रेसिपी क्या है? ये है कि मुझे नाइट्रोजन का 1 पोर्शन और हाइड्रोजन के 3 पोर्शन लेने होंगे। यस और नो? ठीक है। और जब मिला के मैं इसको हीट कर दूंगा या कोई प्रोसेस से गुजारूंगा तो मुझे अमोनिया कितनी क्वांटिटी में मिलेगा? 2 क्वांटिटी में। ठीक है। अब मैं गया किचन में, मुझे रेसिपी पता चल गई। तो रेसिपी का रेशियो कितना है? 1:3:2। कोई प्रॉब्लम? तो अब मैं गया किचन में, मैंने किचन में अवेलेबिलिटी देखी, मतलब मेरे पास किचन में क्या क्या चीजें हैं। तो मैंने देखा कि नाइट्रोजन जो है वो भी 4 मोल है, हाइड्रोजन जो है वो भी 4 मोल है। कोई प्रॉब्लम? तो मुझे यहां पे सबसे पहला काम देखो, मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिखा। रिएक्शन लिखने के बाद उसको बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद मुझे क्या करना है? लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट फाइंड करना है। कोई दिक्कत? तो भाई ये तो 1:3 कंजम्पशन किसके रेशियो में? 1:3 के रेशियो में। और अवेलेबिलिटी जो है वो 1:1 के रेशियो में है। तो भाई कोई ना कोई तो खत्म होगा और कोई ना कोई बचा रहेगा। ये तो मुझे समझ में आता है। ये सुनो,
तो मैं पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालूंगा। देखो कैसे, अगर मेरे पास नाइट्रोजन का 1 मोल होता तो हाइड्रोजन का मेरे पास 3 मोल होना चाहिए था, सही है। तो यहां पे नाइट्रोजन के मेरे पास 4 मोल हैं, तो मैं क्या करता हूं कि मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर नाइट्रोजन का 1 मोल था, हाइड्रोजन के मेरे पास 3 मोल होने चाहिए थे। तो अगर मेरे पास नाइट्रोजन के 4 मोल होते तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था? हाँ, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था? 12 मोल होना चाहिए था, सही है कि नहीं? 12 मोल होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन है कितना? हाइड्रोजन है कितना? 4 मोल है, सही है। हाँ सर सही है। हाँ सर। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 4 मोल नाइट्रोजन को कंप्लीट कंजम्पशन करवाने के लिए हाइड्रोजन के मेरे पास 12 मोल होने चाहिए थे, सही है कि नहीं? हाँ सर। और है कितना? यस इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट है और नाइट्रोजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट है, सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर है? अब देखो, मैं अगर उल्टा भी करता ना इसको तो भी मेरे पास हाइड्रोजन ही लिमिटिंग आता। देखो कैसे, नाइट्रोजन का 1 मोल तो हाइड्रोजन के 3 मोल, सही है। सही है। तो अगर हाइड्रोजन का 1 मोल लेते तो नाइट्रोजन का 1/3 मोल लेते। तो अगर हम हाइड्रोजन के 4 मोल लेते तो नाइट्रोजन का 4/3 मोल होना चाहिए था। यस और नो? कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। हाँ सर। तो 4/3 का मतलब कितना होता है? 1.33 मोल होना चाहिए। यस और नो? यस सर। लेकिन हाइड्रोजन देखो, नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा है कि नहीं? 4 मोल है कि नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब नाइट्रोजन एक्सेस और हाइड्रोजन लिमिटिंग। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब अमोनिया कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? एक्सेस की लिमिटिंग? लिमिटिंग करेगा। लिमिटिंग करेगा, है ना? लिमिटिंग करेगा। तो सोचो जरा, हाइड्रोजन का आप कंजम्पशन लिखते हैं यहां पे, कंजम्पशन और प्रोडक्शन, है ना? तो हाइड्रोजन अगर लिमिटिंग है तो ये 4 के 4 मोल खर्च हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो जल्दी से। अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन है लिमिटिंग में तो हाइड्रोजन जितना भी लोगे उतना ही खर्च हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर हाइड्रोजन 4 मोल खर्च हो रहा है तो बताओ नाइट्रोजन कितना यूज करोगे? 4/3 अभी निकाला कि नहीं निकाला यहां पे? हाँ सर। तो नाइट्रोजन का कंजम्पशन कितना होगा? 4/3 मोल, सही है। यस सर। तो बताओ अमोनिया कितना बनेगा? ठीक है, बहुत लोग निकाल लोगे, बहुत लोग नहीं भी निकाल पाओगे। एक बात बताओ, लिमिटिंग हाइड्रोजन, एक बात बताओ, लिमिटिंग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अमोनिया का रेशियो कितना है? 3:2 है कि नहीं है? तो मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूं। तो यहां पे लिखता हूं हाइड्रोजन, यहां पे लिखता हूं अमोनिया। तो अगर हाइड्रोजन 3 है तो नाइट्रोजन 2 है कि नहीं? सॉरी, अमोनिया 2 है कि नहीं? बोलो। तो अगर हाइड्रोजन मेरे पास 1 है तो अमोनिया 2/3 है कि नहीं? यस सर। और अगर मेरे पास हाइड्रोजन 4 है तो अमोनिया 8/3 है कि नहीं? तो इसका मतलब प्रीवियस में जाते हैं, यहां पे अमोनिया का प्रोडक्शन कितना होगा? बोलो 8/3 होगा कि नहीं? कि जब भी हम लोग H2 जो है वो 4 मोल लेंगे तो अमोनिया 8/3 मोल मिलेगा। कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। तो अब हम फाइनल T इज इक्वल टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो फाइनली देखो किचन में क्या क्या बचा।
नाइट्रोजन शुरुआत में 4 मोल था, अभी उसमें से 4/3 मोल हमने हटा दिए, मतलब कंज्यूम करा दिए, तो मेरे पास बताओ कितना नाइट्रोजन बचा? 4 - 4/3 बचा कि नहीं बचा? Yes, sir. बोलो। 4 - 4/3 इतना बचा कि नहीं बचा? बोलो बोलो यार जल्दी। हाइड्रोजन जो है शुरुआत में 4 मोल था, यूज भी कर दिया 4 मोल, तो 0 मोल बचा कि नहीं बचा? Yes, sir. अमोनिया शुरुआत में था ही नहीं, Yes, sir. अमोनिया शुरुआत में था ही नहीं, लेकिन प्रोड्यूस कितना किया? 3/8. 8/3। तो लास्ट में ये उतना ही बचा रह जाएगा कि नहीं बचा रह जाएगा? बोलो। हाँ सर। यही है तुम्हारा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस, यही है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। चलो दूसरा रिएक्शन लेते हैं। मान लो मेरे पास NaOH है, बोलो। मान लो मेरे पास NaOH है और मैंने H2SO4 ले लिया, तो मुझे मिला Na2SO4 और साथ में वाटर। तो देखो रिएक्शन बैलेंस लिखी गई है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर रिएक्शन बैलेंस है तो मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं किचन में जाता हूं, मैं देखता हूं कि NaOH के मेरे पास 10 मोल है और H2SO4 के मेरे पास 5 मोल है, तो बाकी अपने आप से सॉल्व करके बताओ क्या होगा। बोलो, ये क्वेश्चन है। तुम्हें सबसे पहले लिखना है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मैंने लिख दिया है एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सोडियम 5 मोल और वाटर 10 मोल। सेकेंड लिखना है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, और थर्ड पे तुम्हें टी इनफाइनाइट मतलब फाइनली सिस्टम में क्या क्या बचा है वो लिखो और जल्दी से बताओ। लिखो और जल्दी से बताओ। सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा। सर आपका स्क्रीन आ रहा नहीं आ रहा है। आ तो रहा है मेरा स्क्रीन। मैंने पोज हो गया है। अच्छा क्या लिखा है मैंने? बताओ क्या लिखा है मैंने? तो दिख तो रहा है, क्या कह रहे हो नहीं आ रहा है? मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूं, मैंने तुम्हें कोई शांति, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है, तुम सॉल्व करो, मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूं भाई अभी। क्या लिखना है सर? जो तुमने पहले यहां किया वही लिखो। ये पूरा मैंने फिल किया था ना, इस बार तुम फिल करो। मतलब कुछ नहीं आ रहा है। तो कुछ नहीं आ रहा है इसका। कुछ है दिख नहीं रहा है। अरे ये सामने तो लिखा है क्वेश्चन भाई, मुझे दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है। हाँ सर मुझे स्क्रीन पहुंचे हुए हैं सर। अरे स्क्रीन स्क्रीन अच्छा एक बात बताओ, कौन कह रहा है स्क्रीन पॉज हो गया है? सर मेरा अब्दुस, ये क्या लिखा है बताओ? अब्दुस को बोलने दो, ये क्या लिखा है अब्दुस? मेरा भी पहुंच है। साहिल ये क्या लिखा है बोलो? मतलब सर कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं अटका नहीं है भाई, मेरे पास आ रहा है। एक ही जगह पे नहीं कितनी नहीं अटका। किसी का नहीं अटका है, जिसका अटका है भाई वो रिकॉर्डिंग देख लेना। सोडियम सल्फेट 5 मोल निकला है सर और वाटर 10 मोल। अच्छा, ये NaOH है, H2SO4 है, ये सब नहीं है, ठीक है ना? तो शुरुआत में मेरे पास रिएक्टेंट तो रहेगा नहीं, बोलो। एक सेकेंड।
आपको चाहिए क्या? नहीं नहीं, एक सेकंड रुको। 33 हाँ, present. तो क्या कर सकते हैं भाई? हाँ सर, अभी आ गए स्क्रीन। ठीक है ना? तो देखो शुरुआत में मेरे पास Na2SO4 भी नहीं है, शुरुआत में मेरे पास Na2SO4 भी नहीं है, शुरुआत में मेरे पास वाटर भी नहीं है, ठीक है? Yes sir. अगर मेरे पास NaOH है, H2SO4 है, तो 2:1 के रेशियो में कंजम्पशन है। Yes sir. NaOH कितना है? 10 मोल। Full है sir. तो इंटू अगर हम 5 कर दें, तो अगर मैं इसको इंटू 5 कर दूं, तो ये 10 मोल हो जाएगा और ये 5 मोल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। Yes तो sir. इसका मतलब 10 मोल NaOH को एग्जैक्टली 10 मोल H2SO4 की जरूरत है, हाँ कि ना? हाँ सर, टोटली कंज्यूम हो जाएगा. इसका मतलब इसमें इस बार ये भी लिमिटिंग है और ये भी लिमिटिंग है। क्या समझे? हाँ सर. Yes sir. Yes दोनों sir. लिमिटिंग है, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, सही है कि नहीं? Yes sir. हाँ sir. तो इसका कंजम्पशन कितना होगा? इसका कंजम्पशन होगा 10 मोल, इसका कंजम्पशन होगा 5 मोल। तो यहां Na2SO4 कितना बनेगा? 5 मोल बनेगा कि नहीं, बोलो? Yes sir. और यहाँ पे H2O कितना बनेगा? 10 मोल बनेगा कि नहीं? 10. हाँ sir. तो फाइनली जितना 10 मोल था 10 मोल कंज्यूम करा दिया, तो जीरो बचा। Yes sir. 5 मोल था 5 मोल कंज्यूम करा दिया, जीरो बचा। Yes sir. यहां पे जीरो था 5 मोल प्रोड्यूस करा दिया, तो 5 मोल बचा। और यहां पर कितना 10 मोल बचेगा, कोई प्रॉब्लम? यही करना था और क्या करना था, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीछे जाएं, यहां पे हम 10 स्पून शुगर ना लेके 2 स्पून शुगर ले लेते हैं, तो बताओ यहां पे कितना स्पून शुगर बचता? जीरो बचता कि नहीं बचता? तो हो सकता है किचन में रखी चीज जो है वो पूरी खर्च हो जाए, और हो सकता है कभी कभी कुछ कुछ बच भी जाए। जब जो रिएक्टेंट बच जाएगा उसको एक्सेस बोलेंगे, और जो 100% कंज्यूम हो जाएगा उसको हम लोग लिमिटिंग बोलेंगे, ठीक है कि नहीं? Yes sir. ठीक है, चलो। अगर मान लो मैं तुमको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन कि कैलकुलेट मोल्स ऑफ KCl when 367.5 gram of KClO3 is heated। अगर मैं तुमको एक ऐसा क्वेश्चन दूं, इसको सॉल्व कर पाओगे? बताओ, पहले बताओ ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? KCl के मोल्ड सर. पोटेशियम क्लोराइड सर। KCl के मोल्स पूछ रहा है, कब? जब 367.5 ग्राम KClO3 को अगर हमने हीट किया, तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के ही क्या ये समझ में आ रहा है कि यहां पर एक रिएक्शन आनी चाहिए? बोलो। KClO3 को हीट करने पर, KClO3 को हीट करने पर अगर KCl मिल रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं? Yes sir. तो देखो पहला काम क्या होना चाहिए, क्वेश्चन लिखते हैं। देखो पहला काम क्या करना होगा, मैं लाइन वाइज लिखते जा रहा हूं कि मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए। मुझे क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले रिएक्शन लिखनी होगी।
तो रिएक्शन में हम किसको हीट कर रहे हैं? KClO3 तो KClO3 को अगर मैं हीट करता हूं तो मुझे मिलेगा KCl और साथ में मिलेगा O2, सही है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? सब माइक म्यूट करो प्लीज। नो सर। तो अगर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो सेकंड काम होगा रिएक्शन को बैलेंस करना, सही है? तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा दे, यहां 2 लगा दे, यहां 3 लगा दे, रिएक्शन बैलेंस हो गई। थर्ड काम है कि अवेलेबिलिटी लिखना। क्या क्या चीजें कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है ना? तो मैंने देखा कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर अवेलेबिलिटी जो है वो केवल KClO3 की है। KClO3 के कितने ग्राम्स हैं? 367.5 ग्राम। तुम्हें याद है कि मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि मैं केवल यहां पे या तो नंबर्स ले सकता हूं या तो मोल्स ले सकता हूं, सही है कि नहीं? नंबर्स ले सकता हूं या तो मोल्स ले सकता हूं। ये क्या है? मास है। क्या हम मास ले सकते हैं यहाँ पे? तो इसको किस में कन्वर्ट करें? तो फोर्थ मेरे पास स्टेप हो गया, अगर मोल डायरेक्टली गिवन है तब तो ठीक, नहीं तो अगर मास गिवन है तो उसको मुझे मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही है? तो इसका मतलब KClO3 का मास हम यहां लिख नहीं सकते, ये इनवैलिड होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? KClO3 के मोल्स निकालने होंगे कि नहीं? तो KClO3 के मोल्स निकालने के लिए ऊपर मास नीचे मोलर मास, तो मास कितना है? 367.5। यस। और बताओ मोलर मास कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा KClO3 का? 74.8। KClO3 का बस 74.5 आएगा। सर 123.5। 123.5। देखो K जो होता है ना नॉर्मली 39 होता है, तो तुमने श्री कृष्णधर ने शायद यहाँ 40 ले रखा है इसीलिए 123.5 आ रहा है। ये निकुंजन तुमने शायद 40 ले रखा है इसलिए तुम्हारा यहाँ पे 123.5 आ रहा है। यहाँ पे 39 लेना होता है, K की वैल्यू 39 होती है। तो 39 Cl कितना होता है? Cl कितना होता है बोलो? 35.5। कितने O दिखते हैं यहाँ पे? एक का मास होता है 16, तो 3 का मास 48 होता है कि नहीं होता है? तो बेसिकली 367.5 को हमने 122.5, देखो इतना ही आएगा कि नहीं आएगा बोलो? यस सर, यस सर। से डिवाइड कर दिया तो देखो ये 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो? यस सर। कोई प्रॉब्लम? तो एक्चुअली हमारे पास KClO3 के 3 मोल है, सही है ना? जब हमारे पास रिएक्टेंट केवल एक है तो लिमिटिंग तो होना ही चाहिए। तो जो तुम्हें रिएक्टेंट गिवन है वही लिमिटिंग हो जाएगा, हाँ कि ना? जैसे यहां पर प्रीवियस में अगर मैं जाऊं तो यहां पे रिएक्टेंट दो थे, एक था NaOH और एक था H2SO4, ठीक है ना? तो दो में से कोई एक लिमिटिंग तो जरूर होगा, दोनों भी लिमिटिंग हो सकते थे लेकिन कम से कम कोई एक तो लिमिटिंग जरूर होगा। जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे लिमिटिंग कौन था? H2 था लिमिटिंग और N2 एक्सेस था, तो कोई एक ना एक लिमिटिंग तो जरूर है। यहां पे देखो दोनों लिमिटिंग थे कि नहीं थे? हाँ सर। तो कोई एक लिमिटिंग तो जरूर होगा। तो अगर यहां पे तुम्हें
रिएक्टेंट ही 1 दिया गया है, तो वही तुम्हारा लिमिटिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। होगा सर। तो फिफ्थ काम है लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट को पहचानना। बेसिकली हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना चाह रहे हैं, तो यही लिमिटिंग हो जाएगा। तो मतलब जितना भी तुम्हारे पास KClO3 है वो पूरा का पूरा कंज्यूम करवाना है। क्लियर है इतना कि नहीं? सर हाँ सर। तो हम लोग आते हैं टाइम t इज इक्वल टू, टाइम t नहीं, यहां पे हम लोग लिखते हैं कंजम्पशन रिडक्शन, कंजम्पशन प्रोडक्शन। तो KClO3 जितना था उतना ही कंज्यूम करवा दें, 3 मोल, बोलो। हाँ सर। तो KCl कितना बनेगा बताओ? 3 मोल सर। 3 मोल बनेगा कि नहीं? O2 कितना बनेगा बोलो? O2 कितना बनेगा बोलो? क्या? सर 0.5 मोल। कितना? 1 मोल। है, तुक्का नहीं देना है, कुछ भी बोलते हो, 1 मोल, 2 मोल, 0.5 मोल। थोड़ा यार मैथमेटिकली सोचने स्टार्ट करो भाई, कितना मैं बताता रहूंगा। यहां पे KClO3 है 4.5, यहां पे KClO3 है और यहां पे O2 है। तो KClO3 और O2 के बीच का रेशियो क्या है? 2:3 है कि नहीं? यस सर। तो अगर हमने KClO3 के 2 मोल लिए और तो हमें O2 के कितने मोल मिलेंगे? 3 मोल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बोलो। यस सर। हमें क्वांटिटी KClO3 की पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 बनाते हैं। तो अगर हमने इसका 1 मोल लिया तो इसके हमारे पास 3/2 मोल होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। हाँ सर। तो अगर मेरे पास KClO3 के 3 मोल हुए तो मेरे पास यहां पर ये 3 मोल हुए, तो ये मेरे पास 3 × 3/2 मोल होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा सर। तो 3 × 3/2 का मतलब 9/2 का मतलब 4.5 मोल हुआ कि नहीं? हाँ हुआ सर। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीवियस पे जाओ। तो हमने इसको इससे कंपेयर किया था, तो अगर ये 3 मोल तो ये 4.5 मोल होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा सर। होगा सर। अब देखो टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे आते हैं। ये 3 था, 3 यूज हो गया तो 0 बचा। हाँ सर। हाँ सर। ये प्रोडक्शन साइड है, यहां पे चीजें ऐड होती हैं। तो पहले 0 था, ऐड हुआ 3 मोल, तो यहां पे 3 मोल बचेगा। हाँ सर। ये 4.5 मोल है, शुरुआत में 0 था तो यहां पे 4.5 मोल बचा। हाँ सर बस सर। तो फाइनली ये बचेगा नहीं, ये 3 मोल, ये 4.5 मोल। अब क्वेश्चन को पढ़ो, ये मैंने तुम्हें कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया, जो पूछा नहीं गया वो भी बता दिया है। अब क्वेश्चन को पढ़ो। Regulate moles of HCl with 57.5 gram of KClO3 in acetate. तो मतलब KClO3 के अगर तुमने 367.5 ग्राम लिए, मतलब 3 मोल लिए, तो तुमसे केवल KCl के बारे में पूछा गया है। तो KCl के कितने मोल बनेंगे? तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मुझसे O2 भी पूछ लिया जाता तो KCl के लिए 3 मोल और O2 के लिए 4.5 मोल, ये भी आंसर होता। क्लियर है इतना? Yes sir. तो लास्ट में हमने मोल मोल एनालिसिस किया। डन? Yes sir. ठीक है, चलो एक एक लास्ट चीज तुमको आज, चलो आज मैं तुमको और नहीं बताऊंगा, मैं तुमको आज बस एक चीज बताऊंगा। अगर समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ऐसा एक रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट कौन कौन है?
ए और बी रिएक्टेंट कौन कौन है बोलो? ए है और बी है, तो इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यस और नो? तो अगर मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, अगर मान लो मैंने ये 7.4 मोल ले लिया और B को मैंने ले लिया B को मैंने ले लिया 9.3 मोल, ऐसा कुछ नंबर ले लिया, और तो तुम्हें भाई लिमिटिंग रिएजेंट तो दोनों में फाइंड करना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो करके बताओ कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन आएगा, बोलो। हाँ 3B नहीं, B। 3B का मतलब है B को 3 बार लेना है, रिएक्टेंट तो B ही बोलोगे ना। यस सर बी। इन दोनों में तुम कह रहे हो B जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, इसको तुम लिमिटिंग कह रहे हो, सही है कि नहीं? हाँ सर। इसका मतलब ये रिएक्टेंट कैसा होगा, लिमिटिंग की एक्सेस? ठीक है, कैसे निकाला? A और B में अगर A 2 मोल होता तो B को कितने मोल होने चाहिए थे? 3 मोल। तो अगर B का 1 मोल होता तो A के 2/3 मोल होने चाहिए थे। यस सर। तो अगर B का 9.3 मोल होता, अगर B का 9.3 मोल होता तो यहाँ पे 2 इंटू 9.3 डिवाइडेड बाई 3, A के इतने मोल होने चाहिए थे। हाँ सर। हाँ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9.3, इसका मतलब 1 और यहाँ पे 3, तो 1.3 इंटू 2 2.6, ये 2.6 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो आ गया। अगर हम B का 9.3 लेते तो A का कंजम्पशन केवल 2.6 होता, यस और नो? यस सर। और लेकिन A है कितना, 7.4 मतलब ज्यादा है ना, मतलब ज्यादा है ना, ज्यादा। तो इसका मतलब ये एक्सेस हुआ, ये लिमिटिंग हुआ, सही है? यस सर। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं लिमिटिंग रिएजेंट एक झटके में फाइंड करने का, ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, मैं एक नंबर सोचता हूं x, मैं एक नंबर सोचता हूं x, ऊपर लिखा रहेगा अवेलेबिलिटी, नीचे लिखा रहेगा कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a के लिए x की वैल्यू निकालूं तो a की अवेलेबिलिटी कितनी है? 7.4 और फॉर्मूले में कोफिशिएंट कितना है? 2। अगर मैं वही सेम क्वांटिटी b के लिए निकालूं तो b की अवेलेबिलिटी कितनी है? 9.3 और कोफिशिएंट कितना है? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा बताओ? 7.4 को अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा? 3.7 आएगा कि नहीं? और इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा बताओ? 3.1 आएगा कि नहीं? 3.1 आएगा कि नहीं? इन दोनों में छोटी वैल्यू किसकी है, 3.7 की 3.1? तो यही लिमिटिंग हो जाएगा, यही लिमिटिंग, जिसकी वैल्यू छोटी आएगी x की वही लिमिटिंग है। क्लियर है इतना? हाँ, सबसे अच्छा लगा। मेथड समझ में आया कि नहीं आया? ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें करा के जाता हूं। मान लो मेरे पास ऐसा ऐसा रिएक्शन है कि 3A है, 7B है, फिर हमारे पास 10D है, मान लो ऐसा करके कुछ गिवन है। मैं यहां पे ले लेता हूं बहुत ही अजीब सा एक नंबर 0.1 ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं 0.15,
ठीक है ना। तो अवेलेबिलिटी हमने कितनी दे दी, ए की 0.1 मोल और बी की 0.15 मोल। तो बताओ दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बोलो। 0.15 ना लेके, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं थोड़ा मैथमेटिकली भी इसको ठीक कर देता हूं, रुको। इसको मैं कर देता हूं मान लो 0.3, ठीक है ना। इसको मैं कर देता हूं 0.3 और इसको मैं कर देता हूं 0.14। अब बताओ इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बोलो। हम x की वैल्यू निकालें, हम x की वैल्यू निकालें, ये केवल और केवल क्या लिमिटिंग फाइंड करने के लिए है। हम x की वैल्यू निकालें। ओके देखते हैं। a की, एक सेकेंड, a की अवेलेबिलिटी कितनी है, a की अवेलेबिलिटी कितनी है, और a का कोफिशिएंट कितना है, b की अवेलेबिलिटी कितनी है, 0.14 और b का कोफिशिएंट कितना है, 7। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 2 0.2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बोलो। 0.02 आएगा कि नहीं। तो कौन सा छोटा है, ये छोटा है कि ये छोटा है, बी छोटा है ना, बी छोटा है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये लिमिटिंग हुआ और ये एक्सेस हुआ। क्लियर है इतना। एक होमवर्क में दे रहा हूं, इसको करके लाना। मान लो तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हीट किया, तुम्हें मिला कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो पहली बात क्या, ये नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसके तुम्हारे पास, नहीं नहीं नहीं, कुछ अलग लेते हैं, चलो। मान लो तुम्हारे पास 3a है, साथ में 4b है, विल गिव ट्वाइस ऑफ c, ऐसा करके रिएक्शन है। तुमने टाइम t इज इक्वल टू 0 पर a के 10 मोल लिए, है ना, b के 12 मोल लिए। तो ये क्वेश्चन है, तुम्हें पूरा कंप्लीट करना है, कि तुम्हें फिल करना है कि यहां पे ये पूरा फिल करोगे, जैसे मैं पहले फिल कर रहा था, ये पूरा फिल करोगे, करके लाओगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। ओके बाय। हाँ पीडीएफ भेज देंगे, भेज देंगे। गुड नाइट, गुड नाइट।